हाय एवरीवन। इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे रीजनलिज्म, कॉजेज, इम्पैक्ट एंड रोल ऑफ रीजनल पार्टीज़, जिसके अंदर डीएमके आती है, शिरोमणि अकाली दल आती है और तृणमूल कांग्रेस आती है, टीएमसी। तो सबसे पहले हम रीजनलिज्म का मीनिंग डिस्कस करेंगे, रीजनलिज्म होता क्या है, फिर हम उसके कॉजेज़ डिस्कस करेंगे, उसका फिर इम्पैक्ट डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम जो रीजनल पार्टीज़ हैं जैसे डीएमके, एसएडी और टीएमसी, इनका रोल डिस्कस करेंगे रीजनलिज्म के अंदर। सबसे पहले रीजनलिज्म का मतलब समझते हैं, रीजनलिज्म होता क्या है। देखो, जब मैं रीजनलिज्म की बात करता हूँ, रीजनलिज्म इज़ अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, अ मूवमेंट that emphasizes the interest, identity and autonomy of a specific geographic region। देखो, रीजनलिज्म एक ऐसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है या एक ऐसी मूवमेंट है जो कि एक पर्टिकुलर जोग्राफिक रीजन के ऊपर जो है वो इम्फसाइज करती है। मतलब जो है वो एक स्पेसिफिक एरिया के इंटरेस्ट, आइडेंटिटी और ऑटोनॉमी के ऊपर इम्फसाइज जब किया जाता है, जब एक स्पेसिफिक एरिया के ऊपर, जैसे जम्मू रीजन है, जम्मू एक खिता है, जब एक जम्मू एज अ रीजन के ऊपर जो है वो जो है इम्फसाइज़ किया जाता है कि जम्मू के इंटरेस्ट की बात हो, जम्मू की आइडेंटिटी की बात हो या फिर जम्मू की ऑटोनॉमी की बात हो, उसको हम रीजनलिज्म कहते हैं। मैं दोबारा से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। रीजनलिज्म एक ऐसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है या ऐसी मूवमेंट है जिसके अंदर एक स्पेसिफिक रीजन के ऊपर, एक स्पेसिफिक रीजन के इंटरेस्ट, उसकी आइडेंटिटी और उसकी ऑटोनॉमी के ऊपर ज़्यादा जब जो है वो इम्फसाइज़ किया जाता है, फोकस किया जाता है। जैसे अगर मैं जम्मू रीजन की, जम्मू एक खिता है, जब मैं जम्मू रीजन के इंटरेस्ट की बात करूं, जब मैं जम्मू रीजन की आइडेंटिटी की बात करूं कि जम्मू का कल्चर, डोगरा कल्चर यही सबसे महान है, या फिर मैं जम्मू के लिए ऑटोनॉमी की डिमांड करूं कि जम्मू को ऑटोनॉमी दी जाए, जम्मू की स्टेट को, जम्मू की सरकार को और पावर्स दी जाएं, जम्मू को ज़्यादा रिसोर्सेज दिए जाएं, जम्मू को उसका हक दिया जाए और पावर्स दी जाएं, फाइनेंशियल पावर्स दी जाएं, तो तब जो है उसको हम रीजनलिज्म कहते हैं। तो रीजनलिज्म के अंदर एक रीजन क्या होता है, एक जगह होती है, एक पर्टिकुलर प्लेस होती है, एक स्पेसिफिक जोग्राफिक एरिया होता है। जब उस खित्ते के ऊपर, उस रीजन के ऊपर फोकस किया जाता है, जब उसके इंटरेस्ट की बात की जाती है, जब उस रीजन के इंटरेस्ट की बात की जाती है, जब उस रीजन के कल्चर की बात की जाती है कि हम डोगरे हैं और हम डोगरी बोलते हैं, जब उस रीजन की भाषा की बात की जाती है कि ये कश्मीर रीजन है, कश्मीरी जो है वो महान है, कश्मीरी सबसे अच्छी जबान है, भाषा है, उसकी जब बात की जाती है, या फिर जब ये कहा जाए कि जम्मू को ऑटोनॉमी दी जाए, जम्मू के लिए ऑटोनॉमी की डिमांड की जा रही है, उसी को हम रीजनलिज्म कहते हैं। रीजनलिज्म की कंडीशंस क्या है? स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ शेयर्ड आइडेंटिटी। अब ये जो रीजन होगा ना, मान लो ये एक स्पेसिफिक एरिया है जिसको हम जम्मू कहते हैं, मान लो ये एक जम्मू है, ये एक रीजन है, यहाँ पे जहाँ के जो लोग हैं ना, उनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होना चाहिए, एक भाईचारे की फीलिंग होनी चाहिए, एक शेयर्ड आइडेंटिटी की सेंस होनी चाहिए। मतलब कि वो एक दूसरे से जो है वो एक कनेक्टेड फील कर रहे हैं, जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं, एक तरीके की आइडेंटिटी, शेयर्ड आइडेंटिटी जो है वो उसको सेंस कर रहे हैं, उसकी स्ट्रॉन्ग सेंस है, उसको हम रीजन कहेंगे। अब इसका आधार क्या हो सकता है? इसका कल्चरल आधार हो सकता है, इसका लिंग्विस्टिक आधार हो सकता है, इसका हिस्टोरिकल आधार हो सकता है। मान लो जम्मू के लोग आपस में इस तरीके से जुड़े हुए हैं क्योंकि उनका एक तरीके का कल्चर है, उनका डोगरा खान पान है, राइट, उनका खाना पीना डोगरा है, वो सर पे पगड़ी बांधते हैं, वो डोगरी गीत गाते हैं, डोगरी पाक गाते हैं, वो जो है शादियों में खाना जब बनाते हैं तो जो है वो चूल्हे बनाए जाते हैं, डांड निकाले जाते हैं, सगलों पे दाल बनाई जाती है, ये कल्चर है। और जम्मू के लोग अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस, एक भाईचारे की फीलिंग है जम्मू के लोगों में, एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ यूनिटी है, जस्ट बिकॉज उनका कल्चर एक है या फिर उनकी भाषा एक हो सकती है। जैसे कि वो सब लोग डोगरी बोलते हैं, वो डोगरे हैं, वो डोगराज हैं, वो डोगरी बोलते हैं, तो उनमें एक स्ट्रॉन्ग यूनिटी है, सेंस ऑफ जो है वो वननेस है, एक जुड़ा हुआ महसूस वो करते हैं भाषा के आधार पर, क्योंकि उनकी एक ही भाषा है। या फिर हिस्टोरिकली हो सकता है कि उनके एंसेस्टर एक रहे हों, हो सकता है कि हिस्टोरिकली उनका कल्चर एक रहा हो, इतिहास उनका एक है। अगर उनका इतिहास एक है फिर भी वो आपस में जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। अगर उनके बुजुर्ग एक हैं, अगर उनके एंसेस्टर्स एक हैं, इतिहास से वो हो सकता है कि जुड़ा हुआ महसूस करें, तो वो एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ यूनिटी उनके अंदर आ जाए, फीलिंग आ जाए। मज़हब भी इसका आधार हो सकता है कि वहाँ पे हिंदू रहते हैं सारे, तो इसलिए मज़हब के आधार पे वो आपस में जुड़े हुए हैं। जाति भी उसका आधार हो सकता है कि जाति के आधार पे वो आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये एक बेसिस हो सकता है किसका? रीजनलिज्म का। अब
पॉलिटिकल, कल्चरल और इकोनॉमिक फोकस ऑन स्पेसिफिक रीजन्स रादर देन द नेशन एज अ होल। रीजनलिज्म के अंदर क्या होता है, जो पॉलिटिकल, कल्चरल और इकोनॉमिक फोकस होता है वो एक पर्टिकुलर रीजन के ऊपर होता है। जम्मू की ही बात की जा रही है, पॉलिटिकल फोकस भी जम्मू के ऊपर है, इकोनॉमिक फोकस भी जम्मू के ऊपर है कि जम्मू ज़्यादा डेवलपमेंट हो, जम्मू के अंदर ज़्यादा लोग अमीर हों, जम्मू के अंदर गरीबी खत्म हो जाए, जम्मू ज़्यादा डेवलप कर जाए। या फिर कल्चरल फोकस हो सकता है कि जम्मू का कल्चर ही सबसे महान है, जम्मू का कल्चर सबसे बढ़िया है। या फिर पॉलिटिकल फोकस वहाँ के जम्मू के लोगों को जो है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, जम्मू जो है वो पॉलिटिकली बड़ा फॉरवर्ड है। जब उस चीज़ की बात की जाए, एक रीजन के ऊपर सारा का सारा पॉलिटिकल, कल्चरल और इकोनॉमिक फोकस डाल दिया जाए और नेशन के बजाय, मतलब देश के बजाय एक रीजन की बात की जाए, एक खित्ते की बात की जाए, उसी को हम रीजनलिज्म कहते हैं। मैं हिंदुस्तानी होने पे इतना गर्व नहीं कर रहा हूँ जितना मैं डोगरा होने पे गर्व कर रहा हूँ। मैं जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ, मैं जम्मू कश्मीर के कल्चर की बात कर रहा हूँ, मैं अपने कल्चर की, जम्मू के कल्चर की, जम्मू की डेवलपमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। मैं पूरे देश की डेवलपमेंट और कल्चर की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जम्मू का डोगरा होने पर प्राउड महसूस कर रहा हूँ, मैं हिंदुस्तानी होने पर प्राउड महसूस नहीं कर रहा हूँ उतना जितना मैं जम्मू का डोगरा होने के लिए जो है वो प्राउड महसूस कर रहा हूँ। उसी को हम रीजनलिज्म कहते हैं। तो रीजनलिज्म के अंदर पॉलिटिकल, कल्चर और इकोनॉमिक फोकस एक स्पेसिफिक एरिया के ऊपर होता है और नेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं होता है, राइट। अब इन इंडिया इट ऑफन इमर्जेस फ्रॉम, अब हिंदुस्तान में रीजनलिज्म क्यों होता है, इसके कॉजेज क्या हैं, बेसिकली यहाँ पे हम इसके कॉजेज डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तान में रीजनलिज्म कहाँ से इमर्ज होता है, हिंदुस्तान में रीजनलिज्म कैसे इमर्ज होता है, हिंदुस्तान में रीजनलिज्म के कॉजेज क्या हैं, वो हम अब डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कल्चरल या लिंग्विस्टिक डिस्टिंक्शंस। अब कल्चर के आधार पे या लिंग्विस्टिक, लैंग्वेज के आधार पे जो है वो डिस्टिंक्शंस हैं। जैसे कि नॉर्थ इंडिया वर्सेस साउथ इंडिया, मतलब तमिलनाडु के लोग जो हैं या फिर साउथ इंडिया के जो लोग हैं वो द्रविडियन होने पे बड़ा गर्व महसूस करते हैं, उनका द्रविडियन कल्चर है, उनका तमिल कल्चर है। और नॉर्थ इंडियन कल्चर जो है, हिंदी कल्चर, नॉर्थ इंडिया के लोग जो हैं वो हिंदी कल्चर के ऊपर ज़्यादा प्राउड महसूस करते हैं, वो हिंदू होने पे बहुत बड़ा गर्व करते हैं या हिंदी कल्चर के ऊपर वो प्राउड महसूस करते हैं। तो ये जब कल्चरल या लिंग्विस्टिक डिस्टिंक्शंस आ जाती हैं, साउथ इंडिया वाले कहते हैं, तमिलनाडु के लोग कहते हैं कि हमारा जो द्रविडियन कल्चर है वो सबसे महान है, हम ही सबसे महान हैं। और वो नॉर्थ इंडिया के लोगों की हमेशा बुराई करते रहते हैं, नॉर्थ इंडिया के कल्चर को वो हमेशा क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं, हिंदी को वो क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं। उसी तरीके से नॉर्थ इंडिया के लोग जो हैं वो हिंदी कल्चर के ऊपर ज़्यादा प्राउड महसूस करते हैं, वो कहते हैं हमारा कल्चर ही सबसे बढ़िया है, और साउथ इंडिया के कल्चर को वो अपोज करते हैं या उसको अच्छा नहीं समझते हैं। तो जब दोनों के बीच, वो कहता है मेरा अच्छा, वो कहता है मेरा अच्छा, दोनों के बीच डिस्टिंक्शंस हो जाती हैं, तो वो जो है वो साउथ इंडिया या फिर तमिलनाडु एज अ रीजन उसकी बात करेंगे। मतलब साउथ इंडिया में जो है रीजनलिज्म इमर्ज होने लगेगा द्रविडियन कल्चर के आधार पे, द्रविडियन कल्चर के आधार पे साउथ इंडिया के लोग आपस में जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो साउथ इंडिया रीजनलिज्म, मतलब साउथ इंडिया के लोग जो हैं अपने कल्चर को महान समझ रहे हैं, वहाँ पे जो है वो कल्चरल पॉलिटिकल फोकस जो है अपने एरिया में ही डाल रहे हैं, वो ऑटोनॉमी की डिमांड वहाँ पे कर रहे हैं। और इस तरीके से यह इस तरफ जो है नॉर्थ इंडिया में जो है लोग जो हैं वो हिंदी कल्चर के बेसिस के ऊपर आपस में जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। और क्योंकि वो यहाँ के लोग जो हैं इतने काले नहीं होते हैं, डार्क कलर इतना नहीं होता है नॉर्थ इंडिया के लोगों का, साउथ इंडिया के लोग उनका स्किन कलर डार्क होता है, तो वहाँ पे वो उस आधार पे भी जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, रेस के आधार पे। तो आपस में जो है ना वो कहते हैं कि हम अच्छे, वो कहते हैं हम अच्छे, तो दोनों के बीच में जो डिस्टिंक्शंस हो जाती हैं वहाँ पे भी रीजनलिज्म राइज करने लगता है, यहाँ पे भी रीजनलिज्म राइज करने लगता है। अब साउथ इंडिया में रीजनलिज्म कैसे राइज हुआ, तो रीजनलिज्म का मैंने आपको आधार बताया कि कल्चर या लैंग्वेज या हिस्ट्री है, तो वहाँ पे कल्चर भी उनका सेम है, लैंग्वेज भी उनकी सेम है, रेस भी उनकी सेम है, उसके आधार पे वहाँ पे रीजनलिज्म राइज कर रहा है। और वहाँ पे जो है कल्चरल, पॉलिटिकल और जो है सोशल फोकस, इकोनॉमिक फोकस साउथ इंडिया के ऊपर डाला जा रहा है। साउथ इंडिया महान है, साउथ इंडिया के अंदर ऑटोनॉमी की डिमांड हो रही है, और उसी तरीके से सेम जो है नॉर्थ इंडिया में भी हो रहा है। तो ये कारण है उसका। उसके बाद हिस्टोरिकल लिगेसीज, अब हिस्ट्री भी उसका एक कारण हो सकता है, हिस्टोरिकल लिगेसी उसका कारण हो सकता है। कैसे, जैसे कि जो हिस्ट्री में हमें देखने को मिलता है कि चोलास वर्सेस मराठास देखने को मिलता है। चोलास कहते हैं हम महान हैं, हमारा कल्चर महान है, मराठास कहते हैं हमारा कल्चर महान है, हम महान हैं, हम बढ़िया हैं, तुम बढ़िया नहीं हो। तो दोनों जो हैं वो मराठास आपस में जुड़ा हुआ महसूस करते हैं अपनी हिस्ट्री के बेसिस के ऊपर, इतिहास के बेसिस के ऊपर। वो कहते हैं कि हम मराठा लोग जो हैं वो
इतिहास से एक हैं, हमारा कल्चर एक है, हम सबसे महान हैं। उसी दूसरी तरफ जो है वो चोलास कहते हैं कि हम इतिहास से एक हैं, हमारा कल्चर महान है, हमारे राजा महान थे। तो इसलिए जो है वो दोनों के बीच डिस्टिंक्शंस और पोलराइजेशन या फिर डिविजन्स आ गई। अब मराठास जो हैं वो कहेंगे कि मराठास की ही डेवलपमेंट हो, मराठा के अंदर ही फोकस हो, मराठा के अंदर ऑटोनॉमी हो, मराठास को जो है वो ऑटोनॉमी मिले, पावर मिले, सब कुछ मिले। उस तरफ ड्रेविडियंस, उस तरफ जो है वो चोलास चाहते हैं कि चोलास रीजन के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि हमें सब कुछ मिले, हम एक हैं, हमारा कल्चर एक है, यहाँ पे ज़्यादा डेवलपमेंट हो। तो यहाँ पे रीजनलिज्म राइज हो रहा है, किसके आधार पे? हिस्टोरिकल लिगेसीज के आधार पे। उसके बाद इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ के आधार पे। फॉर एग्जाम्पल, कहीं पे किसी रीजन के अंदर अगर इवन डेवलपमेंट हो रही है, अगर कोई रीजन, कोई खित्ता, कोई जगह वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुई है, वहाँ पे अगर वो पिछड़ा हुआ रह गया है या फिर वहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है, तो वहाँ पे जो है वो उससे क्या होता है कि सेपरेट स्टेटहुड की डिमांड आती है। ये कहा जाता है कि लद्दाख को तो तुमने जो है वो यहाँ पे तुम डेवलपमेंट नहीं कर रहे हो, हम पिछड़े हुए लोग हैं, यहाँ पे तुमने डेवलपमेंट नहीं की है, इसलिए हम स्टेट चाहते हैं, हम स्टेट की डिमांड करते हैं, हम चाहते हैं यहाँ पे डेवलपमेंट हो, हम चाहते हैं सारा का सारा फोकस लद्दाख के ऊपर हो, कल्चरल फोकस, इकोनॉमिक फोकस, पॉलिटिकल फोकस लद्दाख के ऊपर हो। और लद्दाख के लोग कह रहे हैं कि हम आपस में जो है जुड़े हुए हैं, हमारा कल्चर एक है, हम जो हैं वो एक हैं, हमारी भाषा एक है, हमारी जो है हिस्ट्री एक है, इसलिए हम चाहते हैं कि हमें अलग स्टेट दी जाए, यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुई है, हमारी 1947 से 70-80 साल से अभी तक कोई यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुई है, तो यहाँ पे डेवलपमेंट की जाए। वहाँ से जो है वो रीजनलिज्म जो है वहाँ पे इमर्ज होता है, वहाँ पे सेपरेट स्टेटहुड की डिमांड आती है। जैसे कि तेलंगाना के लोगों ने जो है वो अपनी सेपरेट स्टेटहुड की डिमांड की कि अलग से स्टेट बना दी जाए और यहाँ पे डेवलपमेंट की जाए, क्योंकि तेलंगाना जो है हैदराबाद का पार्ट होने की वजह से जो है वो अनडेवलप्ड रह चुका है। हैदराबाद का नहीं, आंध्र प्रदेश का पार्ट होने की वजह से, पहले आंध्र प्रदेश के अंदर था ना तेलंगाना, तो तेलंगाना कहता है कि हम अगर तुम्हारे साथ थे जब, तो हमारे यहाँ डेवलपमेंट तो हुई नहीं, अब हम जो है वो अलग स्टेट चाहते हैं और हम चाहते हैं कि यहाँ पे डेवलपमेंट हो। उसके बाद पॉलिटिकल अपोर्चुनिज्म। अब लीडर्स का भी मैनिपुलेशन रहता है, लीडर्स भी नैरेटिव्स कंट्रोल करते हैं, नैरेटिव्स क्रिएट करते हैं। तो लीडर्स रैली रीजनल सेंटिमेंट्स टू विन सपोर्ट। लीडर्स क्या करते हैं कि रीजनल सेंटिमेंट्स को जो है रैली करते हैं। वो कहते हैं कि जम्मू के डोगरो, तुम्हें पता है तुम्हारा इतिहास क्या है? तुम्हें पता है डोगरास कौन हुआ करते थे? अरे डोगरास का जो जनरल जोरावर सिंह था, उसने गिलगित बाल्टिस्तान लद्दाख को कब्जा करके रखा हुआ था। अरे आज के डोगरो, तुम मर गए हो क्या? तुम सो गए हो क्या? अरे जागो, तुम्हारा कल्चर एक है, हम सब एक हैं, हम डोगरे हैं, मिठड़ी हमारी जवान है, हम मीठी डोगरी बोली बोलते हैं। तुम एक हो जाओ, मैं तुम्हारा नेता हूं और हम डोगरों को डेवलप करेंगे, हम जम्मू रीजन की तरक्की करेंगे, हम जम्मू की डेवलपमेंट करेंगे। जम्मू बहुत पिछड़ा हुआ है, कश्मीरियों ने बहुत जुर्म किया है जम्मू के साथ, एक हो जाओ, मुझे सपोर्ट करो, मैं जम्मू का डोगरा हूँ, मैं प्योर डोगरा हूँ, मैं प्योर डोगरी बोलता हूँ। इस तरीके से आप लोगों के अंदर एक फीलिंग, एक रीजनल सेंटीमेंट जो है क्रिएट करते हैं और उसके बाद आप जो है पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन करते हैं लोगों का और आप पॉलिटिकल गेन्स हासिल करते हैं और उससे भी रीजनलिज्म का राइज होता है। लिंग्विस्टिक और कल्चरल प्राइड, मैंने आपको बताया, मैंने यहाँ पे बता दिया आपको जो कल्चरल और लिंग्विस्टिक डिस्टिंक्शंस है कि किसी को भाषा के आधार पे जो है प्राइड है, गर्व महसूस हो रहा है, किसी को कल्चर के आधार पे गर्व महसूस हो रहा है। हम डोगरे हैं, हमारा डोगरा कल्चर है, हमारा डोगरा खान पीन है, हम मीठी भाषा बोलते हैं, हम ये करते हैं, हम पगड़ी पहनते हैं, हमारा एक कल्चर है, हम पाखें गाते हैं, हम ये करते हैं, वो करते हैं। तो उससे जो है वो डोगरे जो है वो अपने आप को अलग महसूस करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं और फिर कहते हैं कि डोगरों की डेवलपमेंट हो, डोगरों की तरक्की हो, डोगरास को, जम्मू को जो है वो ऑटोनॉमी मिले। तो ये कुछ काजेज हैं किसके? रीजनलिज्म के। अब हम डिस्कस करेंगे इम्पैक्ट ऑफ रीजनलिज्म। तो देखो, रीजनलिज्म सही भी है, गलत भी है, उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी हैं, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं। मतलब एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक कॉइन की दो साइड्स हैं। तो बेसिकली हम इसका पहले पॉजिटिव इम्पैक्ट और फिर हम इसका नेगेटिव इम्पैक्ट या फिर पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स डिस्कस करते हैं कि पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है। सबसे पहले रीजनलिज्म से जो है वो डेमोक्रेसी का स्ट्रेंथनिंग होता है, डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होती है, मजबूत होती है, क्योंकि डाइवर्सिफाई करता है रीजनलिज्म किसको? पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को। मतलब कि वो रीजन, वो खित्ते जो पिछड़े हुए थे, जहां का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं था, जिन खित्तों की आवाज नहीं थी, वो आवाज आज पार्लियामेंट के अंदर गूंज रही है, पूरे देश के अंदर गूंज रही है। अलग अलग कोनों से आवाज आ रही है कि हम तो गरीब रह गए, यहाँ पे तो डेवलपमेंट हुई ही नहीं, हम तो पिछड़े हुए रह गए। अरे जम्मू तो पिछड़ा हुआ रह गया,
तो अगर मैं कहीं पे उठ रहा हूँ, एक डोगरा लीडर बन रहा हूँ, मैं पूरे देश में ललकार लगा रहा हूँ कि जम्मू के डोगरों के साथ तो बेइंसाफ ही हुआ है, जम्मू के डोगरों के साथ तो इनजस्टिस ही हुआ है, हम तो पीछे ही रह गए, हमारे साथ तो ज्यादतियां ही हुई हैं। तो इस तरीके से डेमोक्रेसी के अंदर, लोकतंत्र के अंदर हम जम्मू की आवाज को, मैं जम्मू की आवाज को बुलंद कर रहा हूं। मतलब जब अलग अलग कोनों की आवाज आगे आती है तो उससे डेमोक्रेसी, लोकतंत्र स्ट्रेंथन होता है, मजबूत होता है। क्योंकि लोकतंत्र है क्या? लोकतंत्र है सभी लोगों का तंत्र, जहां पे सभी लोग शामिल हों, सभी लोगों की बात हो। सभी लोगों की बात तब होगी जब वो खित्ते, वो रीजन्स जो पिछड़े हुए हैं उनकी आवाज़ बुलंद होगी, उनकी आवाज़ आगे आएगी। और मेरे जैसे नेता जो जम्मू की आवाज़ उठाएंगे, जो डोगरों की आवाज़ उठाएंगे, वो आवाज़ आगे आएगी और उससे डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होगी, लोकतंत्र मजबूत होगा। उसके बाद रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिव हो जाती है। मान लो एक स्टेट के अंदर दो तीन रीजन हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर एक स्टेट है, हालांकि यूटी है, मैं इसको स्टेट ही समझता हूँ, आई डोंट नो व्हाई, बट जम्मू कश्मीर मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक स्टेट है। जम्मू कश्मीर के अंदर दो खिते हैं, जम्मू और कश्मीर। जब जम्मू की आवाज़ उठाई जाएगी, जब जम्मू की बात की जाएगी, जब जम्मू के लोग सड़कों पे उतरेंगे, यहाँ पे जब रीजनलिज्म का राइज होगा, तो जो कश्मीर की सरकार है, क्योंकि अल्टीमेटली जम्मू कश्मीर में तो कश्मीरियों की सरकार बनती है, वहीं के पॉलिटिशियंस रूल करते हैं, एंड दिस इज हैपनिंग फ्रॉम सिंस 1947 कि जम्मू कश्मीर के अंदर कश्मीरियों का ही राज रहा है। जम्मू का कोई डोगरा या वहाँ पे चीफ मिनिस्टर आज तक नहीं बना है। तो उस गवर्नमेंट के अंदर जब जम्मू की आवाज़ नहीं है, जम्मू का कोई बोलने वाला नहीं है, जम्मू के अंदर रीजनलिज्म का राइज नहीं हो रहा है, जम्मू के लोग जो है अपने इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, तब तो कोई जम्मू रीजन की बात नहीं होगी, जम्मू रीजन का कुछ काम नहीं होगा। लेकिन जब जम्मू के लोग असर्टिव हो जाएंगे, जब जम्मू के लोग आवाज़ उठाने लगेंगे, जब अपना हक मांगने लगेंगे, जब अपने इंटरेस्ट की बात करेंगे, जब कहेंगे कि हमें भी हमारे राइट्स दीजिए, जब कहेंगे कि हमारा कल्चर एक है, हम जम्मू के डोगरे पिछड़े हुए क्यों हैं, तो इससे गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिव होगी, जम्मू कश्मीर की सरकार रिस्पॉन्सिव होगी। और जम्मू कश्मीर की सरकार फिर सोचेगी कि जम्मू रीजन के लोगों को हमें निगलेक्ट नहीं करना है, हमें सिर्फ कश्मीरियों की बात नहीं करनी है, कश्मीरियों का बेनिफिट नहीं करना है, हमने जम्मू रीजन के लोगों का भी सोचना है, हमने डोगरों का भी सोचना है, नहीं तो ये डोगरे हमें जीने नहीं देंगे, ये डोगरे हमारी सरकार को पलट देंगे। तो इससे सरकार भी रिस्पॉन्सिव होती है। सरकार को जब अलग अलग रीजन सवाल करते हैं कि हमारा क्या, हम क्यों पिछड़े हुए रह गए। उसके बाद फेडरल रिकैलिब्रेशन, अब इससे फेडरल रिकैलिब्रेशन होता है। फेडरलिज्म के अंदर होता क्या है? व्हाट इज फेडरलिज्म? फेडरलिज्म इज ऑल अबाउट डिसेंट्रलाइजेशन एंड पावर शेयरिंग। फेडरलिज्म मीन्स शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन डिफरेंट यूनिट्स, डिफरेंट गवर्नमेंट यूनिट्स। सो बेसिकली फेडरलिज्म के अंदर पावर शेयर की जाती है कि पावर एक जगह पे इकट्ठी ना हो, पावर एक जगह पे एक्यूमुलेट नहीं होनी चाहिए, बल्कि पावर बट जानी चाहिए, एक अथॉरिटी के पास पावर नहीं रहनी चाहिए। तो जब सेंटर के पास ज़्यादा पावर है तो रीजनलिज्म के अंदर ये कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर की सरकार को ज़्यादा पावर दी जाए। वही तो ऑटोनॉमी की डिमांड्स हैं, वही तो है ऑटोनॉमी, और वही ऑटोनॉमी है जो तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर बरसों से डिमांड कर रहे हैं सेंटर की सरकार से। वही ऑटोनॉमी है जो वेस्ट बंगाल डिमांड कर रहा है, वही ऑटोनॉमी है जो अलग अलग स्टेट्स डिमांड कर रही हैं कि हमको पावर्स दी जाएं, हमें भी पावरफुल बनाया जाए, हमें फाइनेंशियल पावर्स दी जाएं। और वो जो ऑटोनॉमी है, जब अलग अलग स्टेट्स ऑटोनॉमी डिमांड करती हैं तो सेंटर को ऑटोनॉमी देनी पड़ती है। सेंटर के पास जो ज़्यादा पावर है, वो सेंटर की पावर थोड़ी सी छीन के स्टेट्स जब अपने पास मांगती हैं तो फेडरलिज्म मजबूत होता है, फेडरल रिकैलिब्रेशन होता है, पावर और शेयर होने लगती है। वो पावर जो सेंटर के पास इकट्ठी हुई थी वो अब स्टेट्स के पास जा रही है, अलग अलग रीजन्स के पास जा रही है, राइट। तो ये पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, आई होप यू गेट इट। उसके बाद नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं? देखो, सबसे पहले रीजनल फ्रेगमेंटेशन होता है। जब तुम रीजन की ही बात करते रहोगे, जब तुम सिर्फ जम्मू की डेवलपमेंट की बात कर रहे हो, जब सिर्फ तुम डोगरों के डेवलपमेंट की बात कर रहे हो, तो भाई मराठों का क्या, जाटों का क्या, कश्मीरियों का क्या, उसके बाद दलितों का क्या, वेस्ट बंगाल के लोगों का क्या, और पूरे देश का क्या? सिर्फ तुम्हारे रीजन की जब बात हो रही है तो उससे रीजनल फ्रेगमेंटेशन होता है, उससे नेशनल यूनिटी रिस्क में आ जाती है, नेशनल यूनिटी को वो एक थ्रेट होता है। जब सिर्फ रीजनलिज्म की बात हो रही है, आज तुम स्टेटहुड की बात कर रहे हो, आज तुम पावर्स की बात कर रहे हो, आज तुम स्पेशल प्रोविजंस की बात कर रहे हो, आज तुम कह रहे हो कि हमें आर्टिकल 370 दीजिए, आज तुम कह रहे हो कि हमें ऑटोनॉमी दीजिए, आज तुम कह रहे हो कि हमें पावर दीजिए। क्या पता कल तुम कहो कि हमें अलग देश ही बना लीजिए। और ऐसा भी तो होता है हमारे देश में कि अलग अलग स्टेट्स जब उनके पास पावर आ जाती है तो फिर तो वो, उनको हाथ दिया तो वो बाजू पकड़ना चाहते हैं, वो तो उनको ऑटोनॉमी दी, अब कहते हैं कि नहीं,
हम द्रविड़ नाडु चाहते हैं, तमिलनाडु को अलग देश बना दो। वो कहते हैं कि हम कश्मीर आज़ाद चाहते हैं, कश्मीर को अलग कर दो, कश्मीर को आज़ाद बना दो। तो ये लोग फिर ये इंसर्जन मूवमेंट स्टार्ट हो जाएंगी, ये तो सेसिशनिस्ट टेंडेंसीज और बढ़ जाएंगी, ये तो देश को तोड़ने वाली बात हो गई, ये तो नेशनल यूनिटी के अगेंस्ट हो गया ना, कि आज तो तुम पावर मांग रहे हो, कल यही स्टेट्स जो कहती हैं हमें अलग देश बना दो। तो ये एक प्रॉब्लम है भाई, इससे नेशनल यूनिटी थ्रेट होती है, इससे नेशनल यूनिटी के ऊपर रिस्क आता है। उसके बाद रिसोर्स कन्फ्लिक्ट्स, अब अलग अलग रीजन्स के बीच में ना रिसोर्स का कन्फ्लिक्ट होता है। कोई कहता है ये पानी मेरा है, वो कहता है ये पानी मेरा है। जम्मू के डोगरे कहते हैं ये हक हमारा है, ये रिसोर्स हमारा है। कश्मीर के डोगरे कहते हैं, कश्मीर के कश्मीरी कहते हैं ये रिसोर्स हमारा है। जैसे कावेरी वाटर रिवर वाटर डिस्प्यूट है, वो कहते हैं कि कावेरी हमारा, ये कहते हैं कावेरी हमारा। तो अलग अलग रीजन्स के बीच में रिसोर्सेज की फाइट लग जाती है। वो कहते हैं कि कश्मीरियों को ज़्यादा जॉब्स दे दी, वो कहते हैं कि जम्मू के साथ धोखा हुआ। वो कहते हैं कि उर्दू तुमने नायब तहसीलदार के एग्जाम में कंपलसरी कर दी, वो कहते हैं कि जम्मू के डोगरों के साथ और हिंदी पढ़ने वाले लोगों के साथ धोखा हुआ। सो दिस इज व्हाट हैपन्स, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपन्स, दैट देयर इज अ रिसोर्स कन्फ्लिक्ट व्हेन रीजनलिज्म राइजेस। There is also the emergence of resource conflicts, for example Kaveri river water dispute. उसके बाद इलेक्टोरल इंस्टेबिलिटी आती है। अब जब रीजनलिज्म का राइज हुआ, तो रीजनलिज्म का राइज किसने किया? हो सकता है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का भी योगदान हो सकता है कि अक्षय ठाकुर की एक अलग पॉलिटिकल पार्टी हो, और उस पॉलिटिकल पार्टी के चलते अक्षय ठाकुर ने जम्मू के डोगरों के अंदर कॉन्शियसनेस क्रिएट की और जम्मू के अंदर रीजनलिज्म का राइज किया, जम्मू के डोगरों के अंदर एक फीलिंग ऑफ वननेस को जगाया, जम्मू के डोगरों को बताया कि तुम एक हो, जम्मू के लोगों को इकट्ठा किया, जम्मू के डोगरों को इकट्ठा किया, उससे रीजनलिज्म का राइज हुआ। अब अक्षय ठाकुर चाहता है कि तुम मुझे वोट दो, तुम मेरी सरकार बनाओ, और जब मेरी सरकार बनेगी मैं जम्मू की तरक्की करूंगा, मैं जम्मू के डोगरों को अपलिफ्ट करूंगा। और जब तुमने मेरी सरकार बना दी, इसलिए इसी तरीके से अलग अलग देश में अलग अलग रीजन्स के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी सरकारें बना दी। थोड़ी थोड़ी सीटें, अक्षय ठाकुर के पास 10 सीटें हैं, डीएमके के पास 20 सीटें हैं, तृणमूल कांग्रेस के पास 30 सीटें हैं, बहुजन समाज पार्टी के पास 40 सीटें हैं, उसी के साथ साथ हमारी जो आरजेडी है उसके पास 15 सीटें हैं। तो 15-15, 20-20 सीटें ये लोग ले रहे हैं लोकसभा की इलेक्शंस में। उससे क्या हो रहा है, एक भी पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिल रही है। एक पॉलिटिकल पार्टी को जब मेजॉरिटी नहीं मिलेगी तो क्या होगा, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठा होने पड़ेगा। जब बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठा होंगी और सरकार बनाएंगी तो क्या होगा, कोलिशन गवर्नमेंट होगी। अब कोलिशन गवर्नमेंट में एक पॉलिटिकल पार्टी को अगर एक पॉलिटिकल पार्टी नाराज हो गई, अपना समर्थन वापस लिया, सरकार गिर गई। अब क्या पता कल कौन नाराज हो जाए, कोई नीतीश बाबू आ जाए और नाराज हो गया, कहने लगा ही मैं बीजेपी के साथ अब नहीं रहूंगा, मैं कांग्रेस के साथ चला जाऊंगा, सरकार गिर गई। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपन्स। इलेक्टोरल इंस्टेबिलिटी वहां पे आ जाती है। इलेक्टोरल इंस्टेबिलिटी मतलब ये कि सरकारें लंबी देर नहीं चलती हैं। जब रीजनलिज्म का राइज होता है तो रीजनल पार्टीज का भी राइज होता है। जो रीजनल पार्टीज हैं वो थोड़ी थोड़ी सीटें हासिल करती हैं, किसी भी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती है, और ये रीजनल पार्टीज जो हैं वो किंग मेकर का काम बन जाती हैं, और फिर ये समर्थन देने लगती है एनडीए को और यूपीए को। और जब ये समर्थन देने लगती हैं तो फिर कहती हैं कि हम तो तब समर्थन देंगे जब तुम तमिलनाडु को और ऑटोनॉमी दोगे, हम तो तब समर्थन देंगे जब तुम तमिलनाडु में और डेवलपमेंट करोगे। एक तो नेशनल यूनिटी खतरे में, एक तो नेशनल पॉलिसीज नहीं बन पा रही हैं, और दूसरा अगर तमिलनाडु की पॉलिटिकल पार्टी को डीएमके को नाराज कर दिया तो उसने समर्थन वापस ले लेना है, इलेक्टोरल इंस्टेबिलिटी आ जाएगी, सरकारें गिर जाएंगी। दिस इज द प्रॉब्लम। ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट है। आई होप आपको इसके कॉजेज, रीजनलिज्म का मतलब क्या होता है और इसके इम्पैक्ट भी समझ आ गया होगा। उसके आगे हम डिस्कस करेंगे अब रोल ऑफ रीजनल पार्टीज, फॉर एग्जांपल डीएमके, शिरोमणि अकाली दल एंड टीएमसी तृणमूल कांग्रेस। आइए अब हम डिस्कस करते हैं रोल ऑफ रीजनल पार्टीज़। तो रीजनल पार्टीज़ का क्या रोल रहा है रीजनलिज्म के अंदर। सबसे पहले जब मैं रीजनल पार्टीज़ की बात करता हूँ, सबसे पहले हम डीएमके की बात करेंगे। डीएमके का फुल फॉर्म है द्रविड़ा मुनेत्रा कज़ागम। ये तमिलनाडु की एक रीजनल पार्टी है, तमिलनाडु के अंदर काफ़ी मशहूर है, काफ़ी पॉपुलर है। अगर मैं इनके ओरिजिन की बात करूं तो इसका ओरिजिन जो है, डीएमके का ओरिजिन द्रविडियन मूवमेंट से हुआ है। मतलब जब एक द्रविडियन मूवमेंट चल रही थी तमिलनाडु के अंदर, जिसमें एंटी हिंदी इम्पोजिशन के ऊपर जो है वो मूवमेंट्स चल रही थी, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जब तमिलनाडु के अंदर चल रही थी। अगर कभी मौका मिले तो द्रविडियन मूवमेंट को पढ़ना, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट को पढ़ना, या फिर एंटी हिंदी इम्पोजिशन जो मूवमेंट्स हुई हैं, जो रेवोल्यूशंस हुए हैं, उनको पढ़ना। कि एक तरीके का मतलब द्रविडियन मूवमेंट के अंदर क्या था कि जो तमिलनाडु के लोग थे उनके राइट्स की बात हो रही थी। इवन कि ये कहा जा रहा था कि
तमिलनाडु या फिर तमिलनाडु को द्रविड़ नाडु से नाडु के नाम से जो है अलग देश दे दिया जाए। वहाँ पे ऑटोनॉमी की डिमांड हो रही थी, जो है वो ग्रेटर ऑटोनॉमी की डिमांड हो रही थी, राइट्स की बात हो रही थी। वहाँ पे जो है एंटी हिंदी इम्पोजिशन प्रोटेस्ट हो रहे थे कि हिंदी जो है वो तमिलनाडु के अंदर इम्पोज ना की जाए, हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज ना बनाया जाए। वहाँ से इसका ओरिजिन होता है, जब ये सब मूवमेंट्स, द्रविडियन मूवमेंट, एंटी हिंदी इम्पोजिशन मूवमेंट और सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जब तमिलनाडु के अंदर चल रही थी, तो वहाँ से डीएमके का ओरिजिन हुआ, डीएमके वहाँ से इमर्ज होके आई। अगर मैं आइडियोलॉजी की बात करूँ कि डीएमके की आइडियोलॉजी क्या है, तो ये तमिल आइडेंटिटी की बात करते हैं। ये तमिल आइडेंटिटी को जो है वो सुपीरियर समझते हैं। ये तमिल्स का जो अपना कल्चर है, अपनी जो आइडेंटिटी है, उसको जो है उसकी बात करते हैं। ये सेकुलरिज्म की बात करते हैं कि सभी धर्म के लोगों को जो है वो उनकी इक्वल रिस्पेक्ट होनी चाहिए, सभी धर्म बराबर हैं, सरकार का कोई धर्म नहीं होना चाहिए। ये सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय की बात करते हैं कि किसी के साथ कोई इनजस्टिस नहीं होना चाहिए, कोई जो है वो बेईमानी नहीं होनी चाहिए। और ये स्टेट ऑटोनॉमी की बात करते हैं कि तमिलनाडु को और ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए, और पावर्स मिलनी चाहिए, एक फेडरल डिवोल्यूशन होना चाहिए पावर्स का, उसकी ये बात करते हैं। उसके बाद एंटी हिंदी प्रोटेस्ट हमें देखने को मिलते हैं तमिलनाडु के अंदर। अगर मैं गवर्नेंस की बात करूँ तो ये कई सारी वेलफेयर स्कीम्स जो हैं वो डीएमके ने चलाई हैं। फ्री टीवी लोगों को दिए, लैपटॉप्स दिए, ब्रेकफास्ट प्रोग्राम चलाए, फीमेल्स को बसेस वगैरह दी। तो कई सारे वेलफेयर मेजर्स इन्होंने लिए, स्कीम्स चलाई, लैपटॉप बांटे, टीवी बांटे, जो है वो बसेस दी फीमेल्स को। ये जो है वो गवर्नेंस हमें उनकी देखने को मिलती है। अगर मैं फेडरल एडवोकेसी की बात करूँ तो एडवोकेट स्टेट ऑटोनॉमी इन्फ्लुएंस फॉरेन पॉलिसी। ये जो है वो स्टेट ऑटोनॉमी को एडवोकेट करते हैं। ये कहते हैं कि तमिलनाडु एज अ स्टेट को और ज़्यादा पावर्स मिलनी चाहिए, सेंटर का इतना दबदबा उनके ऊपर नहीं होना चाहिए, सेंटर का इतना जो है वो हाथ उनके ऊपर नहीं होना चाहिए, बल्कि उनको और पावर्स मिलनी चाहिए अपनी सरकार को, अपनी स्टेट को चलाने के लिए। और उसी के साथ साथ ये फॉरेन पॉलिसी को भी इन्होंने इन्फ्लुएंस करने का काम किया है। फॉरेन पॉलिसी को किस तरीके से इन्फ्लुएंस किया है, तो डीएमके का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा है, जो इंडिया और श्रीलंका के रिलेशंस हैं उनके बीच में। तो इंडिया की जो और जो श्रीलंका की फॉरेन पॉलिसी है, वहाँ पे ये जो डीएमके है या फिर तमिलनाडु है, उसको काफ़ी कंसिडरेशन में लिया जाता है। और डीएमके ने इंडिया की फॉरेन पॉलिसी विद श्रीलंका काफ़ी इन्फ्लुएंस की है। तो ये डीएमके का रोल रहा है। उसके बाद हम शिरोमणि अकाली दल की बात करेंगे, जो कि पंजाब में है। एसएडी का मतलब शिरोमणि अकाली दल, ये एक पॉलिटिकल पार्टी है जो पंजाब में है। इनका फोकस किसके ऊपर है, सिख एंड पंजाबी इंटरेस्ट। ये सिख आइडेंटिटी की बात करते हैं, पंजाबीज़ की आइडेंटिटी की बात करते हैं, सिख कल्चर और पंजाबी कल्चर की बात करते हैं। ये खेती बाड़ी की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, ये अपने कल्चर की बात करते हैं, ये अपनी ऑटोनॉमी की बात करते हैं कि पंजाब को और ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए, और पावर्स मिलनी चाहिए, और सेंटर का इतना दबदबा नहीं होना चाहिए। अगर मैं प्रोग्राम्स की बात करूँ तो इन्होंने बूस्टिंग एग्री प्रोडक्टिविटी, मतलब एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी, फसल ज़्यादा हो उसके लिए कई सारे प्रोग्राम्स चलाए। इन्होंने इंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया कि नए नए बिजनेसेस खोले जाएँ, नई नई इंटरप्राइजेस खोली जाएँ। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इन्होंने काम किया, गाँव के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को, रोड्स को, जो है वो नेटवर्क को प्रॉपरली जो है वो डेवलप किया। पंजाबी लैंग्वेज के ऊपर इन्होंने फोकस किया, हेरिटेज, पंजाब का जो कल्चर और हेरिटेज है उसके ऊपर इन्होंने फोकस किया। तो ये शिरोमणि अकाली दल का रोल है। उसके बाद मैं टीएमसी की बात करता हूँ, तृणमूल कांग्रेस इसको हम कहते हैं, जो कि ममता बनर्जी की पार्टी है वेस्ट बंगाल के अंदर। अगर मैं तृणमूल कांग्रेस की बात करूं तो इन्होंने आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स की, आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिसीज़ बनाई, जैसे कि बंगाली कल्चर के ऊपर फोकस किया, रेजिस्टिंग परसीव्ड सेंटर इम्पोजिशंस। और जो सेंटर ने कई सारी इम्पोजिशंस जो है वो बंगाल के ऊपर लगाई हुई थी, वेस्ट बंगाल के ऊपर सेंटर की कई सारी पॉलिसीज़ थी, कई सारी इम्पोजिशंस या रिस्ट्रिक्शंस जो है बंगाल के ऊपर लगाई गई थी, उनको इम्पोज करने का तृणमूल कांग्रेस ने काम किया। बंगाली कल्चर को बढ़ावा देने का काम किया, बंगाली आइडेंटिटी के ऊपर फोकस किया। कई सारे वेलफेयर मेजर्स भी बंगाल टीएमसी ने लिए बंगाल के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर, जैसे कि कन्याश्री स्कीम चलाई, गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप, मतलब जो गर्ल चाइल्ड है, जो लड़की बच्चा है, उसको स्कॉलरशिप देने का प्रोग्राम है ये कन्याश्री। सब्सिडाइज्ड फूड, कम दाम के ऊपर लोगों को राशन देने का काम किया। रूरल एम्पावरमेंट की, मतलब गाँव को जो है सशक्त किया, गाँव के अंदर डेवलपमेंट की। इन्फ्लुएंस प्लेज किंग मेकर रोल इन अलायंस शेपिंग नेशनल डिस्कोर्स फ्रॉम अ बंगाल पर्सपेक्टिव। अब इनका काफ़ी इन्फ्लुएंस है नेशनल पॉलिटिक्स के अंदर, जैसे किंग मेकर का रोल ये प्ले करते हैं। मतलब होता क्या है कि एक यूपी अलायंस है, एक एनडीए अलायंस है। तो अभी यूपी अलायंस जो है वो इंडिया अलायंस हो गया है, मतलब कांग्रेस वाला अलायंस जो है उनके साथ जुड़े हुए हैं लोग। तो जब टीएमसी सपोर्ट करती है तो इससे क्या होता है, टीएमसी किंग मेकर का काम जो है किंग मेकर का रोल प्ले करती है। मान लो टीएमसी की 20 सीटें आई हैं और इंडिया अलायंस को 20 सीटें कम है सरकार बनाने के लिए, तो टीएमसी वहाँ पे हैंड्स ज्वाइन करेगी और किंग मेकर की तरह जो है वो
काम करेगी। किंग मेकर मतलब तुमने राजा बना दिया, मतलब 20 सीटें कम थी और तुमने एंट्री की, तुमने सपोर्ट दिया इंडिया अलायंस को और 20 सीटें पूरी हो गई। अब इंडिया अलायंस की सरकार बन गई तुम्हारी वजह से, इतनी छोटी सी पार्टी की वजह से, 20 सीटों की वजह से। तो किंग मेकर का काम आपने किया, आपने राजा को बनाने का काम किया, मतलब आपने सरकार बनाने का काम कर दिया। तो उसका मतलब नेशनल पॉलिटिक्स के अंदर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस। इस तरीके से हम डिस्कस करते हैं कि रीजनल पार्टीज़ का क्या रोल है, डीएमके, एसएडी और टीएमसी का क्या रोल है रीजनलिज्म के अंदर या फिर इंडियन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के अंदर रीजनलिज्म के हिसाब से। इस तरीके से हमारा लेक्चर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है और हमारा पूरा का पूरा जो सिलेबस था सेकंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का वो भी यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आई होगी और ये वीडियोस पसंद आई होगी और मेरे पढ़ाने का तरीका भी पसंद आया होगा। अब बड़े कम समय में मतलब 4-5 दिन सारे लगाए हैं टोटल हमने इस पूरे के पूरे सिलेबस को ख़त्म करने के लिए। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस होल सीरीज़, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑल द वीडियोज़। आई होप कि आपको सब बढ़िया लगा होगा, समझ आया होगा और आगे भी इस तरीके से जुड़े रहिए। आप मुझे बता सकते हैं कि आगे आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियोस चाहिए, किस सेमेस्टर के ऊपर वीडियोस चाहिए, किस सब्जेक्ट के ऊपर वीडियोस चाहिए। आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।